हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बोटनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे आपको बोटनी ही मिलेगा। तो आज सुबह के 6 बजे आप लोग सो के उठे होंगे अभी, और अब आपकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट होगी बोटनी की। तो बोटनी में आज हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे, कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोटनी का सिलेबस है ना। सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे आज, लेकिन पहले बोटनी का सिलेबस क्या है। बोटनी के सिलेबस में अगर बात करें नीट के लिए, तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ यूनिट है जो 11 के हैं, कुछ यूनिट है जो 12 के हैं। तो सेल बायोलॉजी नाम का एक यूनिट है जो कि आपका 11th का है। इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ते हैं। सेकंड जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। सर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो जूलॉजी में भी था, हाँ वहां था जूलॉजी में, जूलॉजी के हिसाब से, यहाँ बोटनी में बोटनी के हिसाब से। वहां एनिमल्स के विषय में, यहाँ पर प्लांट के विषय में करेंगे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, और फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जो फ्लावर वगैरह जिसमें निकल रहे हैं, और उसी को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। मॉर्फोलॉजी पढ़ने का मतलब हुआ कि उसके ऊपर से पढ़ना, हाँ ऐसा है, देखने में ऐसा है, और काट के जब पढ़ने लगे कि काट के उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखना, वो एनाटॉमी कहलाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेन मतलब बाहरी स्ट्रक्चर को देखना मॉर्फोलॉजी, अंदर का स्ट्रक्चर देखना एनाटॉमी। तो ये दोनों को पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर का सबसे पहला ही, मतलब बायोलॉजी के बुक का सबसे पहला ही चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये तीनों को हम लोगों को पढ़े नहीं, जबकि एनिमल किंगडम जो है आपको जूलॉजी में मिलेगा। इसके अलावा लास्ट यूनिट 11th का प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है बोटनी का। बोटनी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला अगर कोई है यूनिट तो यही है प्लांट फिजियोलॉजी, जिससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीन इसमें आपको पढ़ने हैं। काफी लंबा समय लगेगा इसको पढ़ने में। आगे हम लोग 12th का जो चैप्टर है उसको देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक यूनिट है, इसको पढ़ेंगे, जो खुद एक अपने आप में चैप्टर है। उसके बाद जेनेटिक्स में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों पढ़ेंगे। आप लोग अगर 12th पास कर गए होंगे पता होगा ही आपको। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये पढ़ना है। फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी में आपको मुख्य रूप से तीन चीज पढ़ना है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, और बायो, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लेकिन नीचे लिखा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आपको ये नहीं दिखाई पड़ा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ तो आपको ऐप पे मिल ही रहा है। आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ ले, वहां पर आपको ये सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा, अपना आराम से क्लास नोट बनाएं। तो आप अपना बोटनी का और जूलॉजी का दोनों का आप अलग रख लोगे कॉपी। जो जूलॉजी का कॉपी था उसमें बोटनी वाला नहीं लिखना है। तो बोटनी का क्लास आपको 3 दिन और जूलॉजी का क्लास आपको 3 दिन, और संडे ऑफ रहेगा। अब आप देख पा रहे हो बोटनी में सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, जिसका क्लास नंबर आज 1 है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बोटनी का पूरा सिलेबस अपने कॉपी में लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा अपना सिलेबस था जो हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना आज का टॉपिक। देखिए जी, टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे, टॉपिक तो आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और चूंकि फर्स्ट क्लास है बोटनी का तो वही होगा, थोड़ा छोटा क्लास। लेकिन जैसे जैसे सेकंड थर्ड पे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे जूलॉजी में देखिए बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी क्या है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में है। आपको जूलॉजी के वक्त हमने तो बताया नहीं, तो यहाँ पर तो बताना पड़ेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है जी, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, क्योंकि बायोलॉजी ही तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी में देखो दो शब्द आता है, बायोलॉजी में दो शब्द आता है। एक शब्द जो है बायो, दूसरा नाम है लॉजी। अगर बायो के बारे में बात करें, बायो के बारे में बात करें, ठीक है, बायो के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है जीव। बायो का मतलब होता है जीव। तो अगर हम बायो के बारे में बात करें, जीव के बारे में बात हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर बायो के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है लाइफ, जीव, लाइफ जीवन जिसको बोलते हैं। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब निकल के आया कि लाइफ का जब स्टडी हम करते हैं, यानी जीवों की स्टडी, यानी कि जीवन का जब स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर से अगर एक पॉइंट बना के लिखे तो पॉइंट हमारा क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट हमारा निकल के आएगा यहाँ पर, पॉइंट हमारा क्या निकल के यहाँ पे आया, पॉइंट हमारा आया
पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि हम लोग यहाँ पर किसके विषय में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसके विषय में पढ़ाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जीवित जीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसमें हम स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन किसका, लाइफ मतलब किसका, किस लाइफ का, किसका हम बात कर रहे हैं, किस मतलब किस चीज का हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम जो बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसका पढ़ाई का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करेंगे, यानी कि जीवित जीवों की पढ़ाई हम लोग करते हैं, इसमें जीवित जीवों की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करते हैं तो और क्या क्या जीवित चीज है, जीवित हमारे शरीर में प्रोसेस भी है, प्रक्रिया भी तो है, हमारे शरीर में जीवित प्रोसेस भी है, कई प्रोसेस जो है जिंदा शरीर में हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर लिविंग प्रोसेसेस के बारे में भी चर्चा करते हैं, लिविंग प्रोसेसेस के बारे में भी चर्चा करते हैं, प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेसेस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको कि हम लोग मान सकते हैं कि ये जिंदा प्रक्रिया है, क्योंकि ये जिंदा शरीर में ही घटित हो रही है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत उसकी भी पढ़ाई होती है। इसके अलावा और क्या पढ़ाई आप लाइफ के बारे में कर सकते हैं। लाइफ का तो पहला बात आ गया कि हाँ, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात कर सकते हैं, लिविंग प्रोसेसेस का बात कर सकते हैं, और क्या, और भी है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, यानी कि उसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं तीनों में एक ही बात कॉमन है, लाइफ, तीनों में एक ही बात कॉमन है, लाइफ, यानी यहाँ भी जिंदा, यहाँ भी जिंदा, यहाँ भी जिंदा, जिंदे चीजों की ही पढ़ाई हो रही है। अर्थात कि यहाँ ये फिजिकल जो है आप देख रहे हो, ये फिजिकल वस्तु जो है आपका, इसका चर्चा नहीं होगा, पेन का, बोर्ड का चर्चा नहीं होगा, हमारे आपके शरीर का चर्चा होगा। तो यहाँ पर बायो में हम लोग स्टडी करते हैं किसका, लाइफ का स्टडी करते हैं, लाइफ का स्टडी करते हैं। अच्छा, बायो के ना मुख्यतः दो ब्रांच हैं, मुख्यतः कितने ब्रांच हैं, दो ब्रांच, तो दो ब्रांच हैं, दो ब्रांच हैं इसके, दो ब्रांच हैं, ठीक है। मुख्यतः कितने ब्रांच हैं, दो ब्रांच है। तो दो ब्रांच जो है उसमें से पहला ब्रांच जो आपका आता है, पहला ब्रांच जो आता है, पहला ब्रांच जो आता है यहाँ पर आपका, पहला ब्रांच जो आता है, इसका नाम, पहला ब्रांच का नाम है जूलॉजी, और दूसरा का नाम क्या है, बोटनी। अगर जूलॉजी का बात करें हम, अगर हम जूलॉजी का बात करें, अगर हम जूलॉजी का बात करें, तो जूलॉजी के बारे में तो आपको पढ़ाना स्टार्ट भी मैंने कर दिया है, तो जूलॉजी के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। दरअसल इसके अंदर हम लोग ना जीवित जीवों का पढ़ाई तो कर रहे थे बायोलॉजी में, लेकिन इसमें ना दो अलग अलग जीवों के बारे में हम लोग पढ़ने लगे, एक हो गया प्लांट, एक हो गया हमारा एनिमल। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल की स्टडी करने लगे थे, अर्थात हम जूलॉजी के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत हम, जूलॉजी के अंतर्गत हम, जूलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल की, एनिमल का स्टडी करते हैं, एनिमल का स्टडी, ठीक है, एनिमल का स्टडी हम लोग करने लगे जूलॉजी के अंतर्गत। और बात क्या है, अगर हम जूलॉजी के अंतर्गत देखें तो एनिमल का स्टडी करने लगे। अच्छा, इसके अलावा इनके फादर जो है जूलॉजी के जो पिताजी हैं, फादर, जूलॉजी के जो पिताजी हैं यानी फादर, वो एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जूलॉजी के पिताजी, वैसे वो बायोलॉजी के भी पिताजी कहलाते हैं, एरिस्टोटल। अच्छा, ये आपके जूलॉजी के बारे में मैंने बताया। दरअसल जूलॉजी के जो पिताजी हैं, फादर जो एरिस्टोटल हैं, ये एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी पिताजी हैं और मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के भी पिताजी हैं। अर्थात ये जो फादर हैं, ये एरिस्टोटल साहब, इनका जो कहानी है, इनके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ ये, और बायोलॉजी में है, और साथ ही साथ ये फादर ऑफ, फादर ऑफ, फादर ऑफ बायोलॉजी तो हो ही गया, और इम्ब्रायोलॉजी, मॉडर्न इम्ब्रायोलॉजी, मॉडर्न इम्ब्रायोलॉजी के भी पिताजी हैं, मॉडर्न, मॉडर्न इम्ब्रायोलॉजी, इम्ब्रायोलॉजी, मॉडर्न इम्ब्रायोलॉजी के भी पिताजी हैं। तो ये आपके एरिस्टोटल साहब की कहानी थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम जूलॉजी ही पढ़ेंगे, हम तो बोटनी भी पढ़ेंगे जी। बोटनी में किसकी पढ़ाई होती है सर? हाँ, ये बात हुई अपने सब्जेक्ट की, आज के अपने सब्जेक्ट की, कि बोटनी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बोटनी क्या है सर? ये बोटनी क्या है?
ये बोटनी क्या है, ये बोटनी कौन सा बला है जी। अब बोटनी जो है बला तो है नहीं। अब इसके विषय में अगर हम पढ़ाई करें, इसके विषय में अगर हम पढ़ें तो ये बोटनी जो है, ये जो बोटनी है आपके, इस बोटनी में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में। तो प्लांट का स्टडी होता है, प्लांट का स्टडी, प्लांट का स्टडी। दरअसल इसके जो पिताजी हैं यानी फादर है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ही सबसे ज्यादा प्लांट के ऊपर अध्ययन किए थे, इसीलिए उनको ही माना गया है क्या, यहाँ पर यहाँ माना गया फादर। तो प्लांट का स्टडी करने की वजह से तो ये फादर जो है, फादर जो है कौन है, फादर, फादर है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस इनका नाम है। तो ये थियोफ्रेस्टस जो है ये बोटनी के पिताजी हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करते चलिए। साथ ही साथ आप अब पहले टॉपिक पे जा रहे हैं जो अपना सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसका नाम है सेल, उसका नाम है सेल। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसलिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट सेल, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे शरीर का ही निर्माण किया हुआ है। सेल के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यह फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। तो लाइफ का अगर ये फंडामेंटल यानी बेसिक, बेसिक हमारा फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, तो आखिर कैसे कैसे फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो देखिए जी, हम इसके विषय में क्या बोलते हैं, इसके विषय में हम कहते हैं, इसके विषय में हम क्या कहते हैं, इसके विषय में हम कहते हैं जी, इसके विषय में हम कहते हैं कि सेल इज, सेल इज ए फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, 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 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि हमारे शरीर का जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये हमारे शरीर का। अब यहाँ पर इसको हम एक एक करके बात को तोड़ते हैं। सबसे पहला बात, लाइफ अगर है तो उसका एक यूनिट भी है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात किया गया है। लाइफ का एक यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है जी, ये यूनिट जो हमारा है, एक है फंक्शनल यूनिट, एक हमारे पास है फंक्शनल यूनिट, एक हमारे पास है फंक्शनल यूनिट और एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट, एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल यूनिट। ये दो यूनिट क्या है। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं। फंडामेंटल का मतलब वही होता है जिसका मतलब आप बेसिक समझते हो। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बेसिक, बेसिक मूलभूत, है ना, मूलभूत। तो यहाँ पे फंडामेंटल ये यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल। क्या होता है स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब, क्या होता है फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो बॉडी है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब पहले समझिए, हमारा जो बॉडी है वो सेल के द्वारा ही बने होते हैं, यही हुआ इसका अर्थ। हमारा जो बॉडी है ये किससे बना होता है, सेल से ही बना होता है। हमारा जो बॉडी है, बॉडी ये किससे बना हुआ है, सेल से। तो यहाँ पर अगर हम बात कहें तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि हमारे हमारे बॉडी, हमारे बॉडी, हमारे बॉडी या फिर हमारे कंप्लीट बॉडी लिख सकते हैं। हमारे बॉडी का जगह पर हमारा कंप्लीट बॉडी या फिर हमारे बॉडी का का निर्माण, निर्माण, निर्माण सेल्स से हुआ है, ठीक है। हमारे बॉडी का निर्माण सेल्स से हुआ है, यानी हमारा जो शरीर है
उसको बनाने वाला कौन है? यही सेल वगैरह है। सेल ही हमारे शरीर को बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंक्शनल का बात, तो आप समझ पा रहे होंगे शरीर को बनाने वाला, शरीर की संरचनाओं को बनाने वाला कौन है? सेल है। शरीर की संरचनाओं को बनाने वाला सेल है। इसीलिए हम बात करते हैं किसके विषय में? सेल के विषय में, कि वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हमारे बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है। अच्छा, हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट के विषय में। अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट, आखिर उसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? आपको लगा होगा सर ऐसे क्यों लिखवाते हैं? आप डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिखवाइए, देखिए पोथी बन के नहीं लेके जाना है आपको, पोथी बना के। तो पोथी आप नहीं बनाना है, आपको बनाना है फॉलो चार्ट। आपको बनाना है ऐसे ही तीर वगैरह इधर उधर देखकर, ताकि वो जब आप रिवाइज करो तो ज्यादा अच्छा से रिवाइज हो सके। तो फंक्शनल यूनिट किसको कहेंगे? फंक्शनल यूनिट हम फंक्शनल यूनिट सेल को कहेंगे। लेकिन ये फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पूरे शरीर में, अगर शरीर में सेल ही भरा हुआ है, पूरे शरीर को सेल ने बनाया है, तो मैंने अगर हाथ ऐसे ऐसे हिलाया तो किसने हिलाया? हाथ को तो मैंने ही हिलाया। लेकिन क्या हिल रहा है? हाथ को, शरीर को किसने बनाया? सेल ने ना। तो अगर मैं हाथ को ऐसे अगल बगल कर रहा हूं, तो कौन अगल बगल हो रहा है? सेल हो रहा है। सेल ही अगल बगल हो रहा है। अर्थात फंक्शनल यूनिट का मतलब हुआ कि आप वहां पर सेल से कार्य करवाते हैं। अर्थात सेल ही सभी प्रकार के फंक्शन को हमारे शरीर के अंतर्गत वो करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के सभी मेजर फंक्शन जो है, मेजर मतलब मुख्य फंक्शन जो है, हमारे शरीर के सभी मुख्य फंक्शन जो है वो हमारे सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हमारे हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के मेजर फंक्शन हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के मेजर फंक्शन जो होता है, हमारे शरीर के या बॉडी के मेजर फंक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारे सेल्स के द्वारा, हमारे सेल्स के द्वारा। तो मेजर फंक्शन को सेल्स के द्वारा पूर्ण किया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो मेजर फंक्शन है वो हमारे सेल्स के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, लेकिन सर यहाँ लाइफ का तो बात किया गया था। हाँ जी, लाइफ का भी बात हुआ है। ये लाइफ का बात जब किया गया था तो कैसे हो रहा है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए अब यहाँ पर कुछ बात और भी है जो आपको जान लेनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक यहाँ शब्द है लाइफ। लाइफ का भी बात किया गया है। लाइफ मतलब यहाँ बोलने का मतलब ही हो गया लाइफ है। अगर ये, तो सेल क्या है? सेल जो है हम कह सकते हैं जीवन अगर किसी के पास है, अगर कोई जीवित है, अगर कोई जिंदा है, कोई वस्तु या कोई पदार्थ, कोई आदमी कुछ दिखाई दे, आपको लगे कि ये जीवित है, ये जिंदा है, तो डिफाइन करने के लिए हमें एक लाइन में बोल सकते हैं सेल होना चाहिए उसके शरीर में, क्योंकि सेल लाइफ का यूनिट है, सेल लाइफ का इकाई है। तो अगर कोई जीवित जीव है तो इसका मतलब अगर जीवित है, लाइफ है उसके पास, तो सेल भी होगा। तो हम यहाँ पर इसके विषय में क्या लिख सकते हैं? इसके विषय में लिख सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है? वो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मतलब परिभाषित करने वाले फीचर। कहां पर? जीवित जीवों में। तो सेल जीवित जीवों का, सेल जीवित जीवों का क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर किसको डिफाइन करने का? तो डिफाइन करने का जीव का, कि हाँ तुम जीवित हो, तो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर यानी परिभाषित करने वाले अभिलक्षण है, यानी कि लक्षण है। डिफाइनिंग फीचर है। याद है मोबाइल खरीदे होंगे आप लोग, तो मोबाइल खरीदने वक्त फीचर है, आप मोबाइल खरीदने फीचर देख रहे होंगे, उसमें कितना रैम है, कितना रोम है, उसमें कैमरा कैसा है, नहीं है। तो सेल जीवित जीवों का डिफाइनिंग फीचर, यानी कि जैसे आप मोबाइल में फीचर देखते हो वैसे यहाँ पर भी फीचर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेल जो होता है जीवित जीवों का जो है वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। और अब देखेंगे हम लोग कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जिंदा जीव हैं, उनमें सेल की उपस्थिति, इसका मतलब होना अति आवश्यक है, तभी तो वो डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो मैं एक लाइन और इसमें लिखना चाह रहा था, अब जगह तो है नहीं तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको एडजस्ट करना तो जानते ही है, स्मार्ट बोर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। तो यहाँ पर बस इसको थोड़ा थोड़ा इधर एडजस्ट कर दें
और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है। पहला बात तो ये आपको पता चला। दूसरा बात, यहाँ पर एक और बात मैं लिख देता हूँ। क्या पता चला कि भैया लाइफ जो है वो अगर है तो मैंने बोला था सेल जो है तभी लाइफ है, और लाइफ है तभी सेल, अर्थात लाइफ है, लाइफ का सबसे छोटा यूनिट सेल है, तो इसका मतलब सभी जीवित जीवों का डिफाइनिंग फीचर सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जिंदा शरीर है, जिंदा जीव है, तो जीवित जीवों का, सभी जीवित जीवों में सेल का होना मैंडेटरी है, अर्थात सभी 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 जीवित जीवित सभी जीवित जीवों जीवों में सेल का होना, सेल का होना, सेल का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। अगर कोई जीवित जीव है तो उसके अंदर सेल अवश्य होंगे। यही हुआ इसका मतलब कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की इकाई है। कौन? सेल। तो अगर जीवन है तो सेल होगा, और सेल ही डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि हाँ भैया सेल क्या है, नहीं है। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई मतलब, इकाई मतलब क्या सर? इकाई मतलब नहीं समझ में आया? देखो, इकाई का मतलब बताते हैं। जैसे कि आप पूरे घर को बनाने के लिए सबसे छोटा चीज क्या लेते हैं? ईंट ही तो लेते हैं। ईंट को जोड़ जोड़ के, दीवार दीवार को जोड़ जोड़ के, रूम ऐसे करके पूरा घर बना देते हो। तो आप अगर ईंट को ले रहे हैं तो ईंट घर का सबसे छोटा इकाई है, और इस घर का, यानी ये शरीर वाला घर का, यानी ये शरीर का सबसे छोटा इकाई जो है वो क्या है? हमारा सेल है, हमारा सेल है, सेल है, सेल है। सेल जो है, यूनिट का मतलब वही हुआ ईट। ईट समझ जाओ, यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा एक तरीका से? ईट। अगर नहीं याद रहे तो यहाँ लिख देना है ईट की तरह, ईट की तरह, की तरह, ईट की तरह। ठीक है, ईट की तरह। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल है, लेकिन जीवन का भी सबसे छोटा इकाई जो है वो सेल है। तो जीवन की छोटी इकाई, बार बार इकाई बोल रहा है, यूनिट बोल रहा है, तो वो यूनिट मतलब ईट की तरह, यूनिट मतलब ईट की तरह होता है। अच्छा, हमारे शरीर में कितने सेल हैं? अगर कोई आपको ये पूछे कि हमारे शरीर में कितने सेल हैं, आपको ये पूछे कि हमारे शरीर में कितने सेल हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करके लिख देता हूँ, ये ब्रिक्स बेसिक मतलब यहाँ, ताकि मेरे पास थोड़ा जगह बने बचे तो मैं और भी चीजों को कर सकूं। आइए थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, और मेरे पास जगह अब नीचे बचा हुआ है, तो कुछ बातों को मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा। इसको इधर करके यहाँ पर है लिख दूं। अब मेरे पास जगह अच्छे खासे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी बातें कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार के सेल होते हैं, कितने प्रकार के ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो एक आप नोट पॉइंट में यहीं पर डाल देना, या नहीं तो आप इस प्रकार से पॉइंट बना के लिख दो कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लगभग लगभग, अब देखो, आंख का सेल अलग होगा, नाक का अलग होगा, हाथ का अलग होगा, फेफड़ा का अलग होगा, लीवर का अलग होगा, किडनी का अलग होगा। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में लगभग दो, मतलब ये माना गया, ऐसा नहीं आप कह देना कि हाँ एग्जैक्ट यही वैल्यू, लगभग 200, लगभग 200 से अधिक माना गया, मतलब कि देखा गया कि हाँ ऐसा होता है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 से अधिक प्रकार के सेल्स हैं। ठीक है, लगभग मतलब अलग अलग प्रकार के इसमें सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, आप लोग ना सेल बायोलॉजी नाम अभी सुने थे, तो सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर ये पूछा जाए आपको सेल बायोलॉजी का अर्थ, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सेल बायोलॉजी का भी अर्थ। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है आप बता सकते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, अगर आपको ये पूछा जाए कि सेल बायोलॉजी क्या होता है, जैसे कि अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सेल बायोलॉजी क्या है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। और सेल का क्या स्टडी करते हैं? सेल का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, सेल का हम फंक्शन स्टडी करते हैं, सेल का हम स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और उसके डिवीजन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो सेल बायोलॉजी हो जाता है। तो क्या बोलेंगे? सेल के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन और डिवीजन, और डिवीजन, और डिवीजन का स्टडी, का स्टडी, का स्टडी, का स्टडी, का स्टडी, यही आपका मेन यहाँ पर आएगा। ठीक है, यही इसी का बात कर सकते हैं आप कि भाई सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिवीजन का जो स्टडी है वही सेल बायोलॉजी है, वही सेल बायोलॉजी है। तो सेल बायोलॉजी का मतलब हो गया सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन और डिवीजन का स्टडी। ठीक है, डिवीजन का स्टडी करना। चलिए जी, ये तो हो गया सेल, ये तो हो गया कि सेल है क्या। तो मैं एक बार जल्दी से रिकैप करवा दूं, याद आ जाएगा दिमाग में कि सेल जो होता है, सेल क्या होता है, सेल इज ए फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सबसे छोटा संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई, मूलभूत मतलब मुख्य, मुख्य इकाई। अच्छा, जीवन क्या था, जीवन क्या था, अगर ये जीवन की इकाई है, अगर ये जीवन की इकाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल जीवित जीवों का डिफाइनिंग फीचर है। अगर कोई जीवित जीव है तो उसको परिभाषित करने वाला सेल ही है। अच्छा, सभी जीवित जीवों में सेल का होना आवश्यक भी है, तभी वो जीवित जीव माना जाएगा। इसका मतलब तो आप समझ ही गए, स्ट्रक्चर मतलब हमारे बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है, और फंक्शनल मतलब हमारे बॉडी का मेजर फंक्शन को सेल के द्वारा पूर्ण किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, मुख्यतः वो किसके द्वारा होता है, वो सेल के द्वारा ही होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि हमारे शरीर का फंक्शनल यूनिट भी है। और ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 से अधिक प्रकार के सेल्स होते हैं। और अगर हम सेल बायोलॉजी का बात करें तो सेल बायोलॉजी में कह सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्या डिवीजन का हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए जी, अगला टॉपिक पे चलते हैं। यहां से अब है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का खोज किसने किया था, सेल का खोज किसने किया था, तो सेल का खोज किसने किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हम बात कर रहे हैं खोज का। वैसे तो काफी लोगों का कहानी इसमें आएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप 3 लोगों का नाम रखेंगे सेल से रिलेटेड डिस्कवरी में। अलग अलग लोग हैं इसमें, 3 लोगों का। इसमें 2 लोग खास तौर पे पहले में से जिनको लाते हैं वो है आपके क्या है, रॉबर्ट हुक। उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला व्यक्ति जो आते हैं वो है आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का जो नाम आता है, ये 1665 में सबसे पहले लोग इनके बारे में जानकारी हुई, इनके बारे में कि इन्होंने कुछ खोजा है। ये 1665 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। क्या खोजा था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देख लिया था एक कॉर्क को। कॉर्क क्या होता है, वो ढक्कन ऊपर से लगता है बोतल वगैरह में, शैंपेन वगैरह का बोतल जो होता है उसमें। तो ये कॉर्क एक पेड़ की छाल से बनाया हुआ रहता था। उन्हें उसको ही इन्होंने देखा था सबसे पहले। और जो इन्होंने देखा था कॉर्क सेल को, इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको, कॉर्क के सेल को। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था कॉर्क सेल था। तो कॉर्क सेल्स को, कॉर्क सेल्स को देखा, कॉर्क सेल्स को देखा। तो जब इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा तो इनको कैसा दिखाई दिया, दरअसल वो आप जान लो, इनको दिखाई दिया कुछ ऐसा। ठीक है, इनको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया कॉर्क सेल्स। ठीक है, कॉर्क सेल्स कुछ ऐसा दिखाई दिया। एक मिनट मैं इसको सही कर दूं, ऐसा दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। और ये कॉर्क सेल्स को ऐसा ही कुछ इनका मतलब कि इन्होंने जब देखा तो इनको दिखाई दे रहा था। एक मिनट, इसको अच्छा से बनाना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पर ऐसे 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 फिर ऐसे, तब ऐसे मिला देना था। चलिए फिर से एक बार बोला गया कि बनाइए, बना लिए। अब देखिए इसको हम बताते हैं आपको। ये आपका जो है इस प्रकार से सेल वगैरह इन्होंने देखा था। ठीक है, इन्होंने देखा। अब इन्होंने जो देखा सेल्स, वो कुछ इसी प्रकार का उन्होंने देखा। तो उन्होंने लोगों को बताया कि मैंने तो ऐसा ऐसा सेल देखा है। तो हम लोगों ने भी जाना, और ये जो देखा था इन्होंने, ये जो देखा था इन्होंने, ये जो इन्होंने देखा था यहाँ तक खींची दी। अब इन्होंने जो देखा, ये सेल्स का गुच्छा देखा, सेल्स का गुच्छा देखा। अब ये सेल्स का जो गुच्छा वो देखते हैं तो उन्होंने कुछ बात बोला।
उनको जो दिखाई पड़ा उन्होंने कुछ बात बोला, और उनको जो दिखाई पड़ा था वो कैसा था, हनीकॉम्ब, मतलब मधुमक्खी के छत्तों की तरह। तो ये जो इन्होंने देखा था, ये दिखाई पड़ा था इनको कैसा स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब जैसा, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब जैसा या जैसी संरचना, संरचना या स्ट्रक्चर, जैसी स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। ठीक है, हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा, हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा। अच्छा, इन्होंने जब ये बात देखा ना हनीकॉम्ब जैसी, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, तो इनको क्या दिखाई पड़ा, इनको क्या दिखाई पड़ा जब ये देखते हैं हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर को, तो ये इनको दिखाई पड़ता है एक और चीज कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं है, जो खाली खाली जगह है, ये खाली खाली जगह है। तो इन्होंने जो एक बात और इसमें गौर कर किया, क्या गौर किया, ये तो खाली खाली जगह है, तो ये इम्पेटी कंपार्टमेंट देखे थे। ये इम्पेटी कंपार्टमेंट मतलब, एम्प्टी कंपार्टमेंट मतलब हो गया खाली खाली कंपार्टमेंट, खाली खाली जगहों को इन्होंने देखा, इसमें कुछ था ही नहीं। ये मतलब जो था यहाँ पर कंपार्टमेंट, मैं लिख दूं खाली कंपार्टमेंट, इन्होंने क्या देखा था, खाली 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 कंपार्टमेंट देखा था, खाली कंपार्टमेंट देखा था, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट देखा था, कंपार्टमेंट देखा था, खाली कंपार्टमेंट देखा। और यही खाली कंपार्टमेंट को, यही खाली कंपार्टमेंट को, इसी खाली कंपार्टमेंट को वो अपने भाषा में क्या बोले थे, वो अपने भाषा में क्या बोलते थे, इसी खाली कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने नाम जो दिया था इसी खाली कंपार्टमेंट को, उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था इसी खाली कंपार्टमेंट को सेलुला। क्या दिया था, सेलुला, क्योंकि ये अपनी भाषा में बोला करते थे उस चीज को, सेलुला दिया था इन्होंने नाम, सेलुला। सेलुला का मतलब ही होता था खाली, क्या होता था, खाली, खाली कंपार्टमेंट, एम्प्टी जगह, तो इन्होंने सेलुला बोला। अब इसी से बाद में क्या पता था हम लोग इसको सेल बोलेंगे, तो यहीं से निकला है शब्द सेल। ठीक है, यहीं से निकला था सेल। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेलुला नाम दिया, तो सेलुला नाम दिया या फिर कौन सेल का नाम दिया, मतलब नाम, सेल नाम किसने आविष्कार किया, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही हैं जो सेल का सबसे पहले नाम दिए थे। अच्छा, इसमें अब देखो जी, खाली है, खाली होने का मतलब है इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं नो साइटोप्लाज्म, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, नो साइटोप्लाज्म, कोई साइटोप्लाज्म ही नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो की जगह पे, इससे भी अच्छा, साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं है। अगर साइटोप्लाज्म इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि ये डेड सेल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं है तो जीवित कैसे भैया। तो यहाँ पर से एक और आया बात निकल के, यहाँ से एक और बात निकल के आता है कि ये हमारा जीवित कैसे है, ये हमारा जीवित कैसे है, ये सेल हमारा जीवित कैसे है, तो ये तो डेड सेल है जी, ये हमारा क्या है, डेड सेल है, ये हमारा क्या है, डेड सेल है, डेड सेल है, ये हमारा डेड सेल है, यही हमारा निकल के यहाँ से आता है कि ये हमारा डेड सेल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि ये डेड सेल है, और इसी हिसाब से हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको डेड सेल घोषित कर दिए। तो रॉबर्ट हुक ने देखा तो था सेल को, पर वो सेल कैसा था, डेड था, वो मरा हुआ सेल था, वो जीवित सेल नहीं था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ सेल था, क्योंकि उन्होंने कॉर्क की कोशिका को देखा जो कि छाल से निकाला जाता है, छाल तो खुद ही मरा हुआ है, अब उसको निकाला गया, उसको देखा गया, और जब उसको देख रहा है कई साल के बाद, तो उनको पता चल रहा है कि ये तो खाली कंपार्टमेंट है, और इसी खाली कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कह दिया, सेलुला। और सेलुला जो कहा तो सेलुला कहा, लेकिन इसका मतलब खाली मतलब साइटोप्लाज्म नहीं था, और अगर साइटोप्लाज्म नहीं था तो वो कैसा था, डेड सेल था, वो कैसा था हमारे पास, डेड सेल था। ये डेड सेल को देखा था उन्होंने। ठीक है, ये डेड सेल को उन्होंने देखा। अब आते हैं एक व्यक्ति और, इनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, 1664 ईस्वी की बात थी, वो आए और उन्होंने देखा था कुछ सेल को, कुछ सेलों को देखा तो जो जीवित थे, जो जीवित थे, उन्होंने कुछ सेल ऐसे देखे थे जो जीवित सेल थे, लेकिन वो जो जीवित सेल देखे थे, वो जीवित सेल जो देख रहे थे, वो जीवित सेल कैसा था, वो मोटाइल सेल था। मोटाइल का मतलब होता है चलनशील, जो चलने योग्य हो, जो चल सके, है ना, जो चल सके, जो मोटाइल होता है वो चलने योग्य होता है, वो चल सकता है। तो मोटाइल सेलों को देखा था उन्होंने, जैसे स्पर्म की कोशिका, जैसे बैक्टीरिया को देखा था, जैसे प्रोटोजोआ को देखा था। तो 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में आते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति का नाम लिखता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट व्यक्ति जो है उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम है।
ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो यहाँ पर मैं लिख दूं एंटोन एंटोन वॉन वॉन लीवेनहॉक 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 हॉक, ठीक है, लीवेनहॉक। तो ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने देखा था सबसे पहले जीवित कोशिका को। और ये कब आए थे, ये 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में आए। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया अब मैं आपको वो बता रहा हूं। क्या बताया था इन्होंने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो बताया हमको, इन्होंने जो बताया हमें, वो बताया कि भैया हम देखे थे लेकिन कुछ जीवित कोशिकाओं को देखे थे, वो तो मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन ये कुछ जीवित कोशिकाओं को देखे थे। फर्स्ट टाइम किसी ने अगर देखा था कोशिका तो वो थे रॉबर्ट हुक। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने जीवित कोशिका को देखा था, जिंदा कोशिका को, तो वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार इन्होंने 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 क्या किया था, जीवित कोशिकाओं को देखा, जीवित कोशिकाओं को देखा, जीवित सेल्स को, जीवित सेल्स को देखा, जीवित सेल्स को देखा, जीवित सेल्स को देखा, ठीक है। तो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिकाओं को ऑब्जर्व किया था, देखा था। अच्छा, इसके अलावा ये कैसा कोशिका को देखे थे, ये कैसा कोशिका था, तो इन्होंने मोटाइल सेल्स को देखा था। इन्होंने इन्होंने मोटाइल सेल्स को देखा था। मोटाइल मतलब क्या होता है, मोटाइल का मतलब होता है आपका चलन योग्य। तो इन्होंने जो देखा था, इन्होंने इन्होंने जो देखा था वो मोटाइल सेल थे, मोटाइल मोटाइल सेल्स को देखा था। इन्होंने मोटाइल सेल्स को देखा था, ठीक है, मोटाइल सेल्स को देखा था। ये ध्यान रखना है, ये मोटाइल सेल्स को देखने वाले व्यक्ति में से थे, अर्थात चलने योग्य जो कोशिका था। जैसे मोटाइल सेल्स कौन कौन सा हो सकता है, देखिए जी, इन्होंने जो देखा था मोटाइल सेल्स जो था चलने योग्य, इसको क्या बोल सकते हैं आप, चलने योग्य। इसमें क्या था, इसमें था आपका स्पर्म था। इन्होंने स्पर्म को देखा क्योंकि स्पर्म चल सकता था। इन्होंने और किसके बारे में, इन्होंने और किसको देखा, बैक्टीरिया को देखा। बैक्टीरिया चलने योग्य होता है, तो इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने किसको देखा था, प्रोटोजोआ को देखा था, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ चलने योग्य होता है, बिल्कुल, इसका नाम में ही है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को अगर आप तोड़ के देखो, आइए जी थोड़ा सा तोड़ते हैं इसको। प्रोटो का मतलब क्या होता है और जोआ का मतलब क्या होता है। प्रोटोजोआ, जोआ जैसे ही शब्द आया तो एनिमल हो गया है ना, प्रोटो मतलब हो गया मोटाइल, मतलब नहीं सॉरी, प्रोटो मतलब हो गया लोअर। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है, लोअर, जो कि छोटे जीव होते हैं, छोटे जीव, लोअर। और जोआ का मतलब क्या होता है, मोटाइल, मोटाइल भी नहीं, एनिमल होता है, एनिमल, जो छोटे एनिमल जैसी संरचना रखते हैं, है ना, एनिमल जैसा, एनिमल जैसा। जोआ मतलब एनिमल जैसा, एनिमल जैसा। तो जो छोटे जीव हैं जो एनिमल जैसे हैं, यानी एनिमल जैसे मतलब चलने योग्य। प्लांट रहेंगे तो नहीं चलेंगे, वो स्थिर रहेंगे एक जगह, बैठे हुए रहेंगे एक जगह पूरे जिंदगी भर, जहां उगेंगे वहीं उगे रह जाएंगे। लेकिन एनिमल तो चलते फिरते रहते हैं। तो एनिमल जैसा कोई लोअर अगर जीव है तो उसे ही प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ का मतलब ही यही होता है। अब इन्होंने जो ये सब चीज देखा था, उसके आधार पर इन्होंने एक बात कहा, इन्होंने एक बात कहा कि हमने क्या देखा, एनिमल क्यूल्स को देखा। किसको देखा, एनिमल क्यूल्स को। एनिमल और क्यूल्स मतलब, एनिमल क्यूल्स मतलब एनिमल और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को देखा। मतलब कि एक ऐसे ऐसे ये सबको मॉलिक्यूल्स उन्होंने कहा। और कैसा मॉलिक्यूल्स, एनिमल जैसा, क्योंकि एनिमल रुका हुआ नहीं रहता, एनिमल चलता है। तो इन्होंने इसी सब का नाम क्या दे दिया, एनिमल क्यूल्स। तो एक और बात यहाँ पर सामने आई कि इन्होंने 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 इन सभी को इन सभी को इन सभी को इन सभी को एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स के नाम से के नाम से के नाम से संबोधित किया, संबोधित किया, संबोधित किया। यानी इन्होंने ये बोला कि देखो जी, हमने क्या खोज लिया, एनिमल क्यूल्स को खोज लिया। जबकि एनिमल का मतलब होता है चलने योग्य, और क्यूल्स जो है वो हो गया मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को इन्होंने देखा, मतलब कहने का अर्थ इसको उन्होंने मॉलिक्यूल्स कहा। और ऐसा मॉलिक्यूल्स जो एनिमल के तरह हो, चलनशील। तो ये चलनशील के बारे में खोजे थे। अच्छा, इसके बाद भी एक व्यक्ति और आते हैं, चूंकि यहाँ पर रॉबर्ट रॉबर्ट का नाम चल रहा था इसलिए यहीं पर जान लीजिए। एक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। और ये रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है, रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है, रॉबर्ट ब्राउन तीसरा व्यक्ति है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन,
ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ये तीसरा व्यक्ति है। अब ये रॉबर्ट ब्राउन जो आते हैं, ये रॉबर्ट ब्राउन लगभग 1831 ईस्वी में आते हैं। देखो 1850 तक आपको ज्यादा कुछ खोज नहीं हुआ है सेल में, बस यही सब सेल है, सेल के न्यूक्लियस को खोजा गया। इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा कितने ईस्वी में आए थे? 1831 ईस्वी में। इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने खोजा था, इन्होंने 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 सेल के सेल के न्यूक्लियस की खोज की, सेल के न्यूक्लियस की खोज की, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं इन लोगों ने किया है अभी तक, क्योंकि बस सेल खोजा गया, जीवित सेल खोजा गया, उसके न्यूक्लियस को क्यों नहीं खोजा जा रहा था अभी तक? इतना कुछ हो चुका है, खोज लेना चाहिए था। आपको लग रहा होगा मन ही मन कि क्यों नहीं खोजा गया इतना कम, इतना समय ले लेकर, बताइए। एक आ रहा है, एक आदमी आ रहा है 1665 में, तो एक आदमी उसके बाद आ रहा है डायरेक्ट कहाँ? आपका 1674 में। तो काफी ज्यादा तो डिस्टेंस नहीं है, मतलब कुछ साल का डिस्टेंस है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर 1674 के बाद, तो काफी साल के बाद फिर 1831 में खोजा गया। दरअसल बात क्या था कि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। माइक्रोस्कोप अगर था भी, तो माइक्रोस्कोप था एकदम से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर कहिए उससे भी नीचे का, मतलब उतना बेहतरीन माइक्रोस्कोप नहीं था। जब बेहतरीन माइक्रोस्कोप आया है, इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह निकल गया, है ना, जब आपको माइक्रोस्कोप का एकदम लेवल पूरा बढ़ गया था, वो 1850 ईस्वी था। तो 1850 से 60 के बीच में माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, बहुत अच्छा अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया। तब देखोगे जितना चीज अभी आप इसके बाद पढ़ते हो, सेल के अंदर का चीज जो भी है, जिसका कि लोग खोज पाए थे, वो कब खोज पाए थे? 1850 के बाद ही खोजे हैं, क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप अच्छा खासा क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप आ गया था। तब लोग देख पाए कि अच्छा इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ये सेल का नया नया चीज खोज पाए। तो सेल के अंदर इतना कुछ तब तक वो नहीं खोज पाते जब तक उनके पास देखने लायक कुछ था नहीं। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अच्छा, रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात मैं यहाँ और बता दूं, रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और बता दूं, है जगह या नहीं? जगह तो है। रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और यहाँ पे बता दूं आपको, एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक के बारे में एक बात और आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, है ना। इनका एक बुक है जिसका नाम था क्या? माइक्रोग्राफिया, 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 ठीक है, माइक्रोग्राफिया नाम के ये बुक को लिखे थे। उसी में इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, हमने तो कॉर्क सेल को देखा, ठीक है। और इन्होंने जो कॉर्क सेल को देखा था, ये कॉर्क सेल को देखा था, किससे देखा था? ये देखा था इन्होंने, यहाँ भी लिख देते हैं किससे देखा था, किसकी मदद से। तो कॉर्क सेल को किसकी मदद से देखा था? सिंपल लेंस की मदद से, सिंपल लेंस की मदद से, सिंपल लेंस की मदद से इन्होंने देखा था, ठीक है। सिंपल लेंस की मदद से, कोई इनके पास उतना आविष्कार उस समय नहीं था किया हुआ जो कि ये उतना कुछ देख पाते। तो इनका ये कहानी है। अच्छा, ये जो है इसमें ये क्या है? ये आपका सेलवाल देखा था इन्होंने, और कुछ नहीं, ये सेलवाल था। ये क्या बचा है? सेलवाल, सेलवाल, सेल वॉल, ये सेल वॉल है। अंदर में साइटोप्लाज्म है नहीं, अंदर में पूरा खाली जगह है, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था, खाली कंपार्टमेंट देख लिया था। यही इनके बारे में आपको जानना था। और अब आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो है कि भैया ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांट सकते हैं, जीवों को हम बांट सकते हैं सेल्स के उपस्थिति के आधार पर, कि सेल्स कितने हैं नहीं है, उस आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। तो सेल्स की उपस्थिति के आधार पर अगर हम बांट सकते हैं, आइए देखते हैं जरा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी कि हम लोग जीवों का बंटवारा करने जा रहे हैं। लेकिन जीवों का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? जीवों का जो बंटवारा होगा किस आधार पर होगा? तो वो जीवों का बंटवारा जो होगा नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। तो मैं तो बांटने चला, लेकिन किस आधार पे? नंबर ऑफ ऑफ सेल्स,
है ना, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे मैं बांटूंगा इसको, बेसिस ऑफ, यहाँ लिख देता हूं, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे इसको हम लोग बांटेंगे, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बांटना तो स्टार्ट किया, लेकिन किस आधार पर बांटना स्टार्ट किया है, वो बेसिस क्या रखा है, नंबर ऑफ सेल्स की, सेल्स कितने हैं। तो अगर सेल्स कितने हैं उस आधार पर बांटा जाए तो हमें दो प्रकार मिलेगा, एक हमारा कहलाएगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा हमारा जो कहलाता है वो होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बंटवारा कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आगे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी आप कह सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। अब यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब एक होता है। अब ये हमें नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जूलॉजी में कुछ दिन पहले ही बताए थे। और मल्टी का मतलब होता है मेनी, और ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर हमें बताने की आवश्यकता है। अगर आपको चाहिए कि लिखना है तो लिख लो बगल में, यूनि का मतलब एक और मल्टी का मतलब आपका मेनी। अब देखिए जी, यूनिसेलुलर जो होते हैं उसके भी कुछ फीचर्स हैं, हाँ जी बहुत सारे फीचर्स हैं। यूनिसेलुलर फीचर्स जो रखते हैं, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये इनके जो फीचर्स हैं, यूनिसेलुलर के, इनके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला बात क्या है, पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर है कि ये जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब कि ये जो है ये आपके कैपेबल है, यानी क्षमतावान है, किस मामले में, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो स्वतंत्र ही रूप से फ्रीडम से, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस के लिए ये क्षमतावान है। तो किसके लिए है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, क्या है, कैपेबल है, ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है, ठीक है, एग्जिस्टेंस के, अच्छा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है, ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है। और ये हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ अकेले ही ये सब काम कर लेगा, अकेले ही ये सारे काम कर लेगा, जो कि एक हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, वो अकेले ही ये करके दिखा देगा। तो ये समझ सकते हैं आप, यहाँ पर भी ई होगा ना एग्जिस्टेंस में, यहाँ ए लिखा गया है एग्जिस्टेंस। अब ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल। देखिए जी, ये एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल तो हो गया यूनिसेलुलर, लेकिन इसका सेकंड और भी एक काम है। जैसे यूनिसेलुलर जो होते हैं जीव, यानी एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, वो कैपेबल होते हैं सभी प्रकार के जीवन से जुड़े हुए एसेंशियल जो होते हैं, यानी नेसेसरी जो होते हैं, यानी आवश्यक जो होते हैं फंक्शन को करने के लिए, है ना। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्या करते हैं, 2 नंबर में लिखेंगे हम लोग, जीवन या लाइफ लिख देते हैं, लाइफ के सभी तरह के आवश्यक फंक्शन को करने के लिए, कैपेबल है, समझ, कैपेबल है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सभी प्रकार के फंक्शन जो हो सकते हैं लाइफ से जुड़ा हुआ, वो सभी फंक्शन को ये लाइफ के सभी फंक्शन को ये कर सकते हैं, अकेले ही कर सकते हैं, इनको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास इनको जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में आप जान लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल के रूप में प्रोटिस्टा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर है। जैसे हमें लिख देता हूं, क्या है, अमीबा
और क्या है पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम और क्या है, और हमारे पास है अभी बैक्टीरिया, मैंने बोला आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, मैं इसी चैप्टर में आगे आपको बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और मैंने पैरामीशियम बोल दिया, अमीबा बोल दिया, बैक्टीरिया बोल दिया, प्रोटिस्टा बोल देता हूं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो है, अमीबा जो है, पैरामीशियम जो है, ये सब यूकैरियोटिक होता है, ये सब यूकैरियोटिक है। अब बैक्टीरिया ही है जो प्रोकैरियोटिक है। अब यहां से हम आगे अभी बढ़ेंगे अभी मल्टीसेलर की तरफ। तो मल्टीसेलर की तरफ अगर बात किया जाए तो इसके भी एग्जाम, मल्टीसेलर मतलब हम समझ रहे होंगे वो क्या है। वो मल्टीसेलर मतलब बहुत सारे सेलों का गुच्छा। ये इसके लिए मल्टीसेलर के लिए आप काम को आप अलग अलग सेक्टर में देखते हैं। जैसे आंख के लिए अलग सेल है, पैर के लिए अलग सेल है, किडनी के लिए अलग सेल है, लिवर के लिए अलग सेल है, हाथ के लिए अलग सेल है, सबका काम यहाँ बटा हुआ है। पर यूनिसेलर में नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए भी कैपेबल, यानी अकेले जीवित रहने के लिए भी है, और साथ ही साथ लाइफ के सभी तरह के आवश्यक फंक्शन को अकेले ही करने के लिए कैपेबल है। सभी प्रकार के फंक्शन को ये कर सकता है। लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म नहीं सॉरी मल्टीपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर को, वो अपने शरीर को जो है, वो अपने शरीर को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिए, भैया तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, हम ये काम करेंगे, तुम वो काम करना। तो पूरे शरीर के हर एक सेल को काम बांटा हुआ है, इसीलिए इनके सेल्स उतने थकेंगे नहीं जितने जल्दी ये थक जाएंगे। इसलिए ये सब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते, कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इनके पास ज्यादा एज रहता है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के पास। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टीसेलर एग्जाम्पल क्या होगा इसका मल्टीसेलर का। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मल्टीसेलर एग्जाम का, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, तो अधिकांश फंगी जो है, मोस्टली फंगी जो है, मोस्टली फंगी मतलब अधिकांश जो फंगी है वो सब मल्टीसेलर है। कुछ एकाध गो फंगी है जो मल्टीसेलर नहीं है, एकाध तो फंगी होगा जो मल्टीसेलर नहीं होगा। यहां से काफी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अपवाद ना हो गया एक दो गो, वो एकाध दो गो कौन है बात करेंगे आगे। अच्छा मोस्ट रूप से मोस्टली जो है आपका, मोस्टली, मोस्टली जो है आपका, मोलिस्टी हो गया है, मोस्टली आपका प्लांट जो है, प्लांट मोस्टली प्लांट्स जो है वो सभी मल्टीसेलर होते हैं। एक आध तो ऐसा भी प्लांट है जो यूनिसेलर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स, इसके जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, चाहे आप हो, हम हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब सभी ईटीसी, तो ये सब आपके मल्टीपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा इसका मतलब तो यही हुआ सर कि कम से कम सरवाइव करने के लिए एक सेल भी कम से कम होना अति आवश्यक है ना। हाँ अगर किसी के पास सेल नहीं है तो वो मतलब जीव है ही नहीं, उसको हम लिविंग थिंग बोल ही नहीं सकते हैं, वो सजीव है ही नहीं, जैसे कि वायरस, जैसे कि वायरस। तो एक लाइन हम यहाँ पर लिखाते हैं आगे, क्या बोलना था यहाँ पर मुझे, ये बोलना था कि भैया जितने भी सेल हैं, जितने भी जीव हैं, उनके पास कम से कम एक सेल तो अति आवश्यक है कि होगा। एक सेल से अगर ज्यादा सेल हो गया तो भी चलेगा, एक सेल से लेकिन कम सेल अगर रहा तब नहीं चलेगा। एक सेल से कम सेल नहीं चलेगा, एक सेल से ज्यादा सेल ही होना चाहिए, ठीक है। एक सेल से ज्यादा सेल ही होना चाहिए, एक सेल से कम सेल नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेल ही होगा, कम से कम एक सेल ही होगा, एक सेल से कुछ कम नहीं होगा। तो एक सेल अगर है कम से कम तो आप कह सकते हैं कि वो एक सजीव है, वो एक जीव है। तो कोई भी चीज दुनिया में बिना सेल के जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। मतलब लेस देन ए सेल कांट सरवाइव इंडिपेंडेंटली। याद रखना कोई भी चीज जो है एक सेल से कम नहीं हो सकता है। अगर उसको एक सेल से कम देखोगे तो वो लिविंग है ही नहीं। फिर तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि कुछ भी या कोई भी कोई भी एक सेल से कम या एक से कम सेल, एक से कम सेल के साथ
इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली 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 जीवित जीवित नहीं माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, माने जाते हैं। अब जानते हो वायरस जो होता है, वायरस के बारे में आप तो सुने ही होंगे कि वायरस जीवित नहीं माने जाते, इसी कारण से क्योंकि उनके पास अपना सेल ही नहीं, वो दूसरे सेल में घुसते रहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में आ जाएगा कौन, वायरस, वायरस, वायरस। वायरस तो आप जान ही गए होंगे, वायरस का तो नाम सुने होंगे, कम से कम कोरोना वायरस का तो अवश्य सुने होंगे। तो ध्यान रखना, वायरस जो है, वायरस क्या है, इट, वायरस इज, वायरस इज नॉट ए लिविंग, मतलब वायरस को हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि कोई भी एक से कम सेल के साथ इंडिपेंडेंटली जीवित नहीं माने जाते, यानी अकेले वो रह रहे हैं अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको जीवित हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पा। एक ये भी लिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग ना थोड़ा सा चेंज कर लेना अपना सेंटेंस में, थोड़ा बेहतर सेंटेंस मुझे लग रहा है, इससे अच्छा ये वाला सेंटेंस रहेगा कि इंडिपेंडेंटली सरवाइव, कोई भी जीव एक से कम सेल के साथ इंडिपेंडेंटली सरवाइव, सरवाइव मतलब जीवित रहना, सरवाइव नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसलिए 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 इन्हें 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 जीवित जीव, इन्हें जीवित जीव नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है, जीवित जीव नहीं माना जाता है, जीवित जीव नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, ये लिख देना है यहाँ पे, नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, नहीं माना जाता। और एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा हुआ है कि वायरस इज नॉट ए लिविंग, वायरस कोई लिविंग नहीं है, वायरस कोई लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने आपको बताया। अब आइए इसके एनसीईआरटी रीडिंग पे चलते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग। अच्छा, ये तो हम लोग लगता है इसी के बीच में डाल दिए ना वायरस वाला, हाँ इसी के बीच में आ गया है, ओहो कोई बात नहीं, हम इसको आपके लास्ट में कर देंगे। आइए एनसीईआरटी के रीडिंग पे चलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी रीडिंग पे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन का कहानी आपने देख ही लिया, इनका भी। चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को रीड करना जरूरी है बायो में, खासतौर पे एक एक लाइन। व्हेन यू लुक अराउंड, आप अपनी चारों ओर देखो, यू सी, आप देखोगे, बोथ लिविंग, मतलब बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आसपास क्या देखोगे, लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब कि जीवित भी और मतलब आसपास देखोगे तो आपको जीवित और अजीवित चीजों मिलेंगे, यानी सजीव और निर्जीव मिलेंगे। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, आप क्या करो ना, अपने आप से खुद से पूछो, पूछो देखो, आश्चर्यचकित होने के बाद आप पूछ रहे होंगे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब क्या ऐसा चीज है जिसके कारण के कोई जीव जीवित रहता है या जीवित दिखाई पड़ता है। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग्स हैज, मतलब क्या ऐसा चीज है जो कि किसी को लिविंग थिंग्स कहलाता है, किसी को नॉन लिविंग थिंग्स कहवा देता है। आगे बोला गया है द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो यही सबसे बड़ी बात है, यहां पर से आप अगर देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यही जरूरी चीज है जिसके वजह से कोई जीव कहलाता है, कोई निर्जीव कहलाता है। यानी कि सेल जो है सभी जीवों में एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसी वजह से हम इसको जीव कहते हैं, और जिनमें नहीं रहता है उनको निर्जीव कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सेल के बने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ये सब। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। बताइए, ये अभी हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के विषय में। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किसको कहना है, जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और जो कि मल्टीपल सेल के बने होते हैं उनको मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहना है। यूनिसेलर और मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो यहाँ पे आ गया, जो अभी हमने पढ़ाया था कि अगर कोई सिंगल सेल के बने हुए हैं तो उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे।
while others like us composed of many cells are called multicellular, यानी कि जो मल्टी सेलर है वो मैनी सेल के बने हैं, अनेकों सेल के बने हुए हैं। अच्छा देखिए जी, व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है? तो देखिए जी, यहाँ पे बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल। अब यूनिसेलुलर कैपेबल है या नहीं है, उसके दो फीचर्स हम बताए थे आपको। पहला तो कि इंडिपेंडेंट, पहला बात क्या था, पहला फीचर्स क्या था उसका, कि वो इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्टेंस रहता है उसका। और दूसरा बात था कि परफॉर्म कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए लाइफ, यानी आवश्यक जीवन के कार्यों को, फंक्शन को। एनीथिंग लेस देन ए, anything less than a complete structure of a cell, complete structure of a cell does not ensure independent living। मतलब कोई भी चीज सेल से छोटा नहीं है, अगर वो है सेल से छोटा तो उसको हम जीव नहीं कह सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए, लेस देन यानी कम से कम, क्या, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, सेल से छोटा स्ट्रक्चर अगर किसी के पास है, सेल से कम स्ट्रक्चर अगर किसी का है, तो हम डज नॉट इंश्योर, हम इंश्योर नहीं है इस मामले में वो इंडिपेंडेंट लिविंग, वो स्वतंत्र लिविंग है ही नहीं। हैंस इसलिए सेल्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कैसा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं, यूनिट होते हैं किसके भैया, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि लाइफ के। अब इसके आगे की बात देखिए आप, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक हैं जो सबसे पहली बार देखे थे और डिस्क्राइब किए थे एक जीवित सेल को। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने बाद में, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में, लेटर बाद में डिस्कवर किया किसको, न्यूक्लियस को। कब, 1831 में। द इन्वेंशन, अब देखो मैंने ये बात भी बोला आपको, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद, एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक निकाल दिए, तब हम लोग स्ट्रक्चर, तब कह रहा है कि रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल, यानी सेल के सभी स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से रिवील कर पाए, उसको हम देख पाए। तो ये मुझे लगता है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है और जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है आज की क्लास में। और आज की क्लास को मैं रखूंगा यहीं तक, आप लोग रिवाइज करते चलो। इसका हो सकता है कि मैं आपको डीपीपी दूं, मुझे लगता है देना चाहिए था, लेकिन मैं एक अभी और क्लास लेने दो बोटनी का, फिर मैं इसका डीपीपी देता हूं, आप उस पर प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।